In this video, we will cover detailed solutions of problems related to the chapter Vector and Scalar Quantities of Polytechnic, that is Diploma in Engineering Entrance Test, and this belongs to the part second physics. But not only it is useful for Polytechnic, but it may help to the students of 9th class, 10th class and 11th entrance और 11th class also. तो देखिए ये वीडियो हम लोग जो बना रहे हैं इसमें डिटेल सॉल्यूशन यानी पूरी व्याख्या के साथ हम प्रश्नों के हल करेंगे वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। तो सदिश और अदिश राशियों से संबंधित चैप्टर की जो समस्याएं हैं उनको हल करके इसमें पूरी व्याख्या के साथ हम करके दिखाएंगे, जो कि पॉलिटेक्निक या जिसको डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी कहते हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट में या तो आ चुके हैं या उस जैसे उसमें आते हैं। तो ये पार्ट सेकंड जो होता है इस टेस्ट का, जिसमें 25 क्वेश्चन फिजिक्स के होते हैं, तो उसके प्रश्न जो हैं उनको इसमें हल करके दिखाया गया है। लेकिन ये खाली पॉलिटेक्निक के लिए ही ये प्रश्नों के हल यूजफुल नहीं होंगे, उपयोगी नहीं होंगे, बल्कि 9वीं क्लास वाले, 10वीं क्लास वाले या 11वें में जो दाखला चाहते हैं या 11वीं क्लास वालों को भी फायदा पहुंचाएंगे, उनके लिए भी लाभदायक। देखिए ये फिजिक्स वाले पार्ट का पहला प्रश्न है। इसमें कहते हैं दो बलों P तथा Q के परिणामी का परिमाण P है, यानी जो रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू P दी है, जबकि एक बल भी इसमें से P है, यानी इसी बल के बराबर इसका परिणामी भी है। तो यदि P को 2 गुना कर दिया जाए, अब कह रहे हैं अगर P को 2 गुना कर दिया जाए तो यहाँ P से मतलब इस बल से है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज जो है कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं लैंग्वेज को पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो परिणामी Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा Q के साथ? अब मान लीजिए ये P है और ये Q है, यानी ये रेखा जो है इसको हमने Q लिया है और ये जो यहाँ पे ये वेक्टर है ये P है और ये Q है और ये इसका परिणामी है R। तो इन दोनों के बीच यानी P और Q के बीच में कोण थीटा है और परिणामी और Q के बीच में एंगल अल्फा है। तो देखिए इसी जैसी ये भुजा है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज में सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये P के बराबर ही ये भी होगा, तो इसको हम इसीलिए P लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब चूंकि इनके कोण भी बराबर होते हैं, ये कोण इस कोण के बराबर होगा चूंकि ये एकांतर कोण, तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस थीटा होने की वजह से ये जो लंब है, यानी यहां से भुजा पे बढ़ाई गई जो रेखा है इस पे ये लंब डाला गया है, तो इसका मान P sin थीटा हो जाएगा। क्योंकि देखिए लंब बटा कर्ण जो है साइन थीटा होता है, तो कर्ण को हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया साइन थीटा से, तो ये लंब आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो अगर P निकालना है हमें तो H इधर ले जाएंगे, तो P इज इक्वल टू एच साइन थीटा, और यहाँ पे H यानी हाइपोटेन्यूज जो है वो P है, तो इसलिए इसका मान P साइन थीटा हो जाएगा। और ये नीचे वाली जो साइड है यानी आधार, ये P कॉस थीटा हो जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में मैं डायग्राम को अच्छी तरह समझा रहा हूँ, क्योंकि इसी पे पैरेललोग्राम की जो थ्योरी है इस पे बेस ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं
जो इस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं वो इसी से पैरेललोग्राम की जो ये थ्योरी है उस पर बेस होते हैं, इसलिए मैंने इस डायग्राम को आपको बहुत अच्छी तरह समझाया है। उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। तो ये भुजा पी साइन थीटा हो जाएगी और ये भुजा पी कॉस थीटा हो जाएगी। ठीक है, तो आर जो है, अब देखिए ये किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर हम ले लें तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज है इसका वर्ग परपेंडिकुलर के ये परपेंडिकुलर पर बने वर्ग और बेस पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है, यानी एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाए। तो इसलिए ये आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहां तक ये क्यू है तो क्यू प्लस पी कॉस थीटा होल स्क्वायर ये हो जाएगा। इसको जब हम खोलेंगे तो चूंकि पी साइन स्क्वायर थीटा प्लस पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ये मिलके साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये पी स्क्वायर हो जाएगा। बचेगा खाली 2 PQ कॉस थीटा। तो इसीलिए ये फार्मूला ये आता है आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। ठीक है, तो इस चित्र से इस तरह से आप समझ सकते हैं कि आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू प्लस पी कॉस थीटा होल स्क्वायर, और उसको एक्सपेंड करेंगे तो ये आ जाएगा। चलिए तो आगे चलते हैं। अब ये तो आपकी बात हो गई डायग्राम की और इस फार्मूले की। अब इसमें इन्होंने जैसे कहा है कि रिजल्टेंट जो है परिणामी वो पी है। इस केस में ये जो लिया है इन्होंने इसमें ये पी के बराबर है, यानी परिणामी भी पी है और एक बल भी पी है। तो यहाँ आर की जगह हमने पी स्क्वायर रख दिया, तो पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चूंकि इसको इधर लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे नेगेटिव हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। अब ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए तो यहाँ पे जीरो रह गया। तो जीरो इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा। इसमें से क्यू हमने दोनों में से कॉमन ले लिया तो बचा क्यू स्क्वायर में से क्यू बचा और इसमें से 2P कॉस थीटा बचा। तो अब इन दोनों का प्रोडक्ट चूंकि जीरो है तो जाहिर है कि या तो ये जीरो होगा या ये जीरो होगा। क्यू जीरो अगर नहीं है तो क्यू प्लस 2पी कॉस थीटा जीरो होगा। तो इस तरह से क्यू प्लस 2p कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब टेन अल्फा, तो टेन अल्फा कितना होता है? अब इसी त्रिभुज में फिर आ जाइए। देखिए अगर अल्फा हमें कैलकुलेट करना है तो इस ट्राइंगल में यहां से ये यहां तक ये जो ट्राइंगल है इसको ही हम फिर लेंगे। तो टेन अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है पी साइन थीटा, बेस है क्यू प्लस पी कॉस थीटा, तो वही उठा के यहाँ पे रख दिया। देखिए पी साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस पी कॉस थीटा, और इसमें p जो है ये कहते हैं अगर दो गुना कर दिया जाए तो p की जगह हमने 2p रख दिया, तो यहाँ पे भी p की जगह 2p रख देंगे और यहाँ पे भी, तो 2p साइन थीटा अपॉन क्यू प्लस 2p कॉस थीटा। अब चूंकि q प्लस 2p कॉस थीटा जो है ये ऊपर हम जीरो प्रूव कर चुके हैं, तो ये नीचे वाला यानी हर जो है वो जीरो है। तो अगर ये जीरो है तो 2p साइन थीटा अपॉन जीरो ये मिलके क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा, अनंत, यानी टेन अल्फा बराबर अनंत। और टेन अल्फा अनंत कब होता है? जब एंगल 90 डिग्री हो। तो इस तरह से अल्फा की वैल्यू यानी रिजल्टेंट जो है, अब जो एंगल बनाएगा Q से उसकी वैल्यू 90 आ गई। तो 90 देखिए यहाँ पे ए में दिया हुआ है, यही सही उत्तर है, यानी पहले का 90 उत्तर होगा। तो यहाँ पे कहते हैं
सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें एक बल 12 न्यूटन है तथा दूसरा 5 न्यूटन है। तो इन दो के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं। अब देखिए यहाँ पे अल्फा इन दोनों के बीच का एंगल दे दिया है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हमने किताबों में पढ़ा है कि इस एंगल को थीटा कहते हैं। सारी किताबों में ज्यादातर आपको थीटा मिलेगा, अल्फा इस वाले को लेते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अल्फा इसको दे दिया थोड़ा सा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर आपकी थ्योरी पक्की नहीं है तो ये न्यूमेरिकल आपसे गलत हो जाएगा, क्योंकि आप अल्फा के चक्कर में पड़ जाएंगे कि अल्फा तो ये होता है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने इस थीटा को अल्फा कर दिया है। तो उनका परिणामी 13 न्यूटन है और आर 13 दिया हुआ है, यानी इसमें दोनों बल भी दिए हैं, इनका परिणामी भी दिया है। अल्फा का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो सीधा उठा के फार्मूला रख दीजिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी की कॉस थीटा। आर की जगह 13 रख देंगे, पी की जगह 12 रख देंगे, क्यू की जगह 5 रख देंगे और थीटा की जगह अल्फा रख देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें सारा ये इस एंगल का ही खेल था, इससे इन्होंने कंफ्यूज किया है। तो आप लोगों को चक्कर खिलाने के लिए इन्होंने ये हरकत की है। तो आर की जगह 13 रख दिया, पी की जगह 12, क्यू की जगह 5 रख दिया। यहाँ पे भी पी की जगह 12, क्यू की जगह 5। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169। 12 का 144 होता है, 5 का 25 होता है। 12 दूनी 24, पंजे 120 हो गया और ये कॉस अल्फा उतार दिया है एज इट इज हमने। तो ये वैल्यूज आ गई आपके पास। अब देखिए इन दोनों का टोटल जो है 144 प्लस 2 5 यानी 25। तो 5 4 9, 4 और 2 6, तो ये भी 169 हो गया। तो इसको इधर लाएंगे तो इससे कैंसिल हो जाएगा और जीरो रह जाएगा, यानी 169 में से 169 घट के यहाँ जीरो आ गया। अब आपके पास खाली बचा 120 कॉस अल्फा, यानी कॉस अल्फा बराबर जीरो हो गया। और कॉस जीरो कब होता है? जब एंगल की वैल्यू 90 हो। तो इसलिए थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई/2 होगी, यानी दोनों जो आपके बल हैं उनके बीच का एंगल जो है पाई/2 यानी 90 डिग्री होगा। तो ये आपका डी जो है यही सही उत्तर होगा, पाई/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में मैंने काफी डिटेल में फिगर वगैरह सब कुछ समझाई थी और यहाँ पे सीधा उसका यूज कर दिया। तो ये तीसरा प्रश्न है। तो यहाँ कह रहे हैं यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, यानी P और Q दोनों 3 3 दे दिए, इस प्रकार लगे हैं कि उनके परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है, R भी 3 है। सुभान अल्लाह। तो दोनों बलों के बीच का कोण है, यानी कोण पूछा है। कोण बताओ क्या है? दोनों बलों के बीच का, यानी वही थीटा पूछ रहे हैं इसमें भी। तो थीटा पे मैंने साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दिया, तो उठा के सीधा फार्मूला लगा दिए, कोई सोचने की बात ही नहीं है। तो आपको ये समझ में आ ही गया कि सबसे ज्यादा यूजफुल यही इक्वेशन है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी की कॉस थीटा। आर पी क्यू तीनों ही 3 3 है, उनकी जगह रख दीजिए, कॉस थीटा खाली अननोन रह गया, उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी जगह भी 3 रख दिया, इसकी भी जगह, इसकी जगह, पी क्यू सबकी जगह 3 रख दिया। एक 3 स्क्वायर से 3 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस का हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास 3 स्क्वायर यानी 9, और ये 2 दिए 6 दिए 18 हो जाएगा। तो ये 18 कॉस थीटा हो गया, और ये 9 जो है उल्टी तरफ लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 9। तो -9 इज इक्वल टू 18 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा? -9/18। तो 9 से 18 कट जाएगा, 9 दूनी 18। तो ये आ जाएगा 1/2। तो कॉस थीटा की वैल्यू -12 आ गई, और -12 कॉस कब होता है? 120 डिग्री पे। तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आ गई। तो कॉस 120 इज इक्वल टू, चूंकि होता है कॉस 90 प्लस 30, और कॉस
90 प्लस 30, इसमें अगर आप लोगों ने a प्लस बी वाला फार्मूला पढ़ा है तो cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b माइनस sin a sin b होता है। ये मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि 120 जो है हाफ क्यों आता है, क्यों आया है इसमें। तो अब यहाँ पे देखिए cos 90 आप जानते हैं 0 होता है, cos 30 √3/2 होता है, sin 90 1 होता है, sin 30 1/2 होता है। इनकी वैल्यूज उठा के रख दी। तो ये हाफ कैसे आया ये मैंने करके आपको दिखा दिया। तो cos 120 की वैल्यू इस तरह से माइनस हाफ आ गई है, देखिए। ठीक है, तो ये मामला हल हो गया ये। तो आपको यहाँ पे निकालना क्या था, देखिए एंगल पूछा था, तो ये एंगल हमारा 120 डिग्री आ गया। तो इसी से बात बन गई। ठीक है, तो 120 जो है ये माइनस हाफ होता है, वो मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया। तो कोई डाउट आपके पास नहीं रहे। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो ये चौथा प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि दो बल सदिशों के परिमाण 6 न्यूटन और 8 न्यूटन है, यानी पी क्यू जो है वो 6 और 8 है, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, यानी एंगल थीटा की वैल्यू यहाँ पे 90 डिग्री है। तो उनके परिणामी बल का परिमाण होगा, तो यानी आर की वैल्यू पूछिए। परिणामी बल का परिमाण यानी आर पूछा गया है। तो आर का फार्मूला तो आपको पता ही है, √p² + q² + 2p³ cos थीटा। सबकी वैल्यू उठा के रख दी, सब कुछ दिया ही हुआ है। p 6 है, q 8 है, दोनों की जगह हमने रख दिया। तो 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, 2 छक्के 12, 12 अट्ठे 96, और cos 90 0 होता है। 96 क्या है, और इससे बड़ा होता है तब भी 0 ही रहेगा। 0 से गुणा करेंगे 0 ही हो जाएगा। तो खाली आपके पास बचेंगे ये दो। तो 36 और 64 को जोड़ेंगे 100 हो जाएगा, 100 का √10 हो जाएगा। तो आर की वैल्यू 10 आ गई। तो सी 10 न्यूटन दिया हुआ है, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये तो आसान था। तो ये पांचवा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं एकांक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। एकांक का मतलब ही एक होता है, एक से बना हुआ। तो एक से बना हुआ सदिश एक ही हो गया, जिसका परिमाण क्या होता है, एक होता है। जिसमें तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन था। तो सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर। तो इसमें तो शायद किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो ये छठा क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है, यानी अदिश राशि कौन सी है। तो त्वरण है, विस्थापन है, रेखी संवेग है, ये तो आप जानते ही हैं कि सब सदिश राशि। गतिज ऊर्जा बची। तो गतिज ऊर्जा नाम से तो लगता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि होगी, मगर नहीं। गतिज ऊर्जा में v का स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड यूज हो रहा है। तो m तो होता ही, परिमाण तो द्रव्यमान है, ये आपका अदिश राशि है। अब v को भी अगर स्क्वायर की फॉर्म में लेंगे तो ये अदिश हो जाएगा, फिर सदिश नहीं रहेगा। तो बेसिकली गतिज ऊर्जा होती क्या है, गति के कारण पैदा होने वाली ऊर्जा। तो उसकी कोई दिशा तो होती नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ सीधा लिख दिया है कि ऊर्जा की दिशा नहीं हो। ऊर्जा है, वो तो स्टोर है। आपके पास कोई चीज अगर स्टोर है, मान लीजिए आप खाना खाते हैं, आपके अंदर उसकी वजह से एनर्जी आती है, तो उसका कोई डायरेक्शन थोड़ी है। उस एनर्जी का आप यूज कर सकते हैं, उस यूज करने का डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन एनर्जी का कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो इसीलिए गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पे सदिश राशि नहीं होगी, यानी अदिश राशि होगी। स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अब यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं P तथा Q परिमाण वाले दो सदिशों के
अधिकतम मान तथा न्यूनतम परिणामी का परिमाण 3:1 के अनुपात में है, तो निम्न में से कौन सा संबंध सही है? तो देखिए, अधिकतम कब होंगे? कोई भी आप फोर्सेस ले लें या कोई भी वेक्टर ले लें, मैक्सिमम कब होंगे? जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, यानी उनके बीच का एंगल 0 हो, तब वो मैक्सिमम होता है। और जब दोनों अपोजिट होते हैं तब मिनिमम होता है। तो ये टेबल मैंने समझाई थी जब थ्योरी पढ़ाई थी, उसमें थीटा की वैल्यूज के लिए मैंने आर की वैल्यू को रिलेट किया था, तो वो याद कीजिए। तो 180 पे मैंने आपको मिनिमम दिखाया था और 0 डिग्री पे मैक्सिमम दिखाया था, तो वही सच है। तो वही सच हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको लिखा है परिणामी अधिकतम होगा जब थीटा 0 और न्यूनतम जब थीटा 180 डिग्री होगा। तो यही दोनों मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू होती है। तो आर मैक्सिमम होगा जब इसका मान क्या होगा? 0 होगा। तो cos 0 जो है 1 होता है और cos 180 -1 होता है। तो आर मैक्सिमम यानी रिजल्टेंट मैक्सिमम कब है, परिणामी मैक्सिमम कब है? जब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा की वैल्यू जब 1 हो जाएगी। अधिकतम मान उसका 1 होता है और न्यूनतम मान -1 होता है। मिनिमम पे 180 डिग्री लेंगे, 180 की वैल्यू cos की -1 होती है, इसलिए वो हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq और यहाँ पे हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। अब इन्होंने रेशियो दे रखा है 3:1 का अनुपात है, तो आर मैक्सिमम को हम 3 रख देते हैं, मिनिमम को 1 रख देते हैं, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में ये देखिए होल स्क्वायर हो गया p प्लस क्यू का और ये हो गया p माइनस क्यू का, तो दोनों तरफ से स्क्वायर हटा दीजिए, तो 3/1 बराबर p प्लस क्यू अपान p माइनस क्यू। p माइनस क्यू से इधर 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 इंटू पी माइनस क्यू और इस 1 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो p प्लस क्यू हो गया। तो इस तरह से 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये 3p माइनस 3q हो जाएगा इज इक्वल टू p प्लस क्यू। तो 3p और ये pp अब एक तरफ ले जाएंगे, इस p को लेफ्ट साइड ले गए माइनस का हो जाएगा, 3q को राइट ले गए प्लस का हो जाएगा। तो 3p माइनस p 2p हो गया, 2p इज इक्वल टू 4q। तो p अपान q इज इक्वल टू 4 अपान 2 यानी 2 अपान 1, या आप यूं कह सकते हैं p इज इक्वल टू 2q। तो यही रिश्ता शायद यहाँ पे दिया हुआ है, तो p जो है q से डबल होगा, यही शायद दिया है। ऊपर वापस चलते हैं, क्या दिया था? हाँ, ये देखिए सेकंड ऑप्शन में दे रखा है p इज इक्वल टू 2q, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया है। तो ये 8वां क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर चलता है। तो ये सवाल थोड़ा हटके आ गया। तो पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की है? तो यहाँ पे ये आपको पता ही है, भूगोल में भी पढ़ा होगा, साइंस में भी पढ़ा है, मैथ में भी पढ़ा है कि राइट हैंड साइड में ईस्ट लेते हैं, ऊपर की साइड नॉर्थ लेते हैं, यानी कि बीच में नॉर्थ ईस्ट होगा। तो यानी ये जो चल रहा है इस बीच में चल रहा है, और क्या 60 डिग्री का कोण बना के पूरब से, और 20 मीटर ये चला है इधर। इसका एक्चुअली कंपोनेंट ये कह रहे हैं कि निकालिए। तो पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, यानी इसका जो प्रोजेक्शन समझ लीजिए, या ये पूछ रहे हैं क्या होगा। तो इसकी प्रोजेक्शन या छाया समझ लीजिए। तो ये ट्राइंगल अगर हम ले लेंगे तो इसमें ये कितना होगा? ये 20 cos 60 हो जाएगा। ठीक है, तो इससे हम निकाल देंगे, क्योंकि 60 डिग्री दे रखा है, तो E
ईस्ट पूर्व की दिशा में दूरी 20 cos 60। cos 60 बराबर हाफ होता है, वो हमने रख दिया है यहाँ पे। तो हाफ से ये नीचे के 2 से 20 को काट दीजिए, 10 हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 मीटर पूरब की दिशा में चला है। तो यही इसका सही उत्तर होगा, यानी 10 मीटर पूरब की दिशा में चला। ये क्वेश्चन बिल्कुल इन्होंने हट के दे दिया, बिल्कुल सिंपल है ये तो। छठे सातवें आठवें में भी इस तरह के क्वेश्चन आपने किए होंगे, तो शायद आपको कोई दिक्कत आई नहीं होगी इसे समझने में। बाला क्वेश्चन बहुत इजी दे देते हैं, समझ के लगता है कि ये कहाँ इन्होंने दे दिया इतना इजी क्वेश्चन। तो ये नवा प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं किसी वस्तु पर 4 न्यूटन व 3 न्यूटन के दो बल कार्य कर रहे हैं। यदि उनके बीच का कोण 90 डिग्री हो तो बलों का परिणाम ही होगा। एकदम सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। आर निकालना है, पी दिया है, क्यू दिया है, थीटा दिया है, सब कुछ दिया हुआ, उठा के खाली फार्मूले में अप्लाई करना है। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3 कॉस 90। अब कॉस 90 तो आप जानते ही हैं जीरो होता है, तो 24 गुणा जीरो जीरो ही हो जाएगा, 16 9 25 हो गया। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट 25, अंडर रूट 25 बराबर हो जाएगा 5। तो यहाँ पे देखिए बी जो है ये आंसर 5 है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम, कुछ सोचने समझने की जरूरत नहीं। ऐसे क्वेश्चन को तो बस आंख बंद करके सीधा आप मार सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में ही टाइम बच जाता है। कुछ ऐसे आते हैं जिनमें कैलकुलेशन करना पड़ता है, लेकिन औसत आपका आ जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। कुछ ऐसे होते हैं डायरेक्ट देखते ही आप आंसर दे देंगे। जो कैलकुलेशन वाले हैं उसमें गारंटी तो होती है, अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो वो सही ही होगा। तो इस तरह से आपका परफॉर्मेंस मिला के सही हो जाएगा। तो ये 10वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर हैं का मान होगा। लैंग्वेज थोड़ी सी घुमाने वाली है। अब आप इसको ये भी समझ सकते हैं कि जो दो बल दिए हैं दोनों एक जैसे हैं और दोनों का मान 300 है, मगर इसमें इत्तेफाक से ऐसा नहीं। ये असल में इन्होंने रिजल्टेंट की वैल्यू दे रखी है आर की 300। जो समान बल हैं वो नहीं मालूम है, खाली उनके बीच का एंगल मालूम है। कोई बात नहीं, फार्मूले में उठा के सीधा रख दीजिए, जो दिया है बस समझने का खेल था। अगर इसको आपने आर की बजाय पी क्यू की जगह रख देते तो गलत हो जाता। लेकिन बस थोड़ा सा इसको गौर से पढ़ने की जरूरत है। कह रहे हैं 300 न्यूटन बल के दो समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर हैं का मान होगा। इन बलों का मान पूछ रहे हैं तो जाहिर है ये बलों का मान नहीं है, ये रिजल्टेंट का मान है। चलिए तो अब उठा के फार्मूले में सीधा ठोक दीजिए। तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू कॉस थीटा। इसमें उठा के पी क्यू की जगह कोई एक फिक्स वैल्यू ले लीजिए। तो मैंने इसमें एफ ले लिया है क्योंकि फोर्स की बात कर रहे हैं, बल। तो दोनों की जगह एफ रख दिया और थीटा की जगह 60 डिग्री रख दिया। कॉस 60 आधा होता है, तो 300 बराबर अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर। क्योंकि दो तो यहाँ था ही, पी क्यू की जगह भी एफ एफ हो गया तो एफ स्क्वायर हो गया, तो 2 एफ स्क्वायर इस तरह से आ गया। अब कॉस 60 हाफ होता है तो उसकी जगह हाफ रख देंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो 3 एफ होगा, एक ये एक ये एक ये, एफ नहीं बल्कि एफ स्क्वायर हो गया। तो 3 एफ स्क्वायर यहाँ पे आ गया आपका। अब थोड़ा सा नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन मैंने नीचे किया है। तो यहाँ पे देखिए अब ये 300 बराबर हो गया, एफ स्क्वायर है, इसको हम अंडर रूट के बाहर ला सकते हैं तो एफ अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो एफ हो जाएगा, ये अंडर रूट 3 दूसरी तरफ लेकर नीचे आ जाएगा,
तो अब इसका कंजुगेट लगा दिया, यानी √3 से हमने ऊपर नीचे अपनी तरफ से मल्टीप्लाई कर दिया नीचे ताकि ख़त्म हो जाए। चूंकि √, से भाग देने में ज़रा तकलीफ ज़्यादा होगी, तो √3 का 3 बन जाएगा, ऊपर √3 आ जाएगा। 3 से 300 को भाग दिया, 100 आ गया, 100 गुणा √3। √3 का मुझे इत्तेफाक से मान याद था, मैंने रख दिया उठा के, 1.732 होता है। ऐसी चीज़ है, आपको भी याद कर लेना चाहिए कि √2 की वैल्यू क्या होगी। जैसे 1.414 होती है, √3 की 1.732 होती है, √5 की 2 पॉइंट कितनी होती है, 3 समथिंग होती है। ठीक है, वो भी याद कर लेना। तो अब इसको गुणा करेंगे तो 0.2 स्थान इधर खिसक जाएगा, 173.2 न्यूटन। ठीक है, तो ये एफ का मान आ गया। तो यही इसमें निकालना था, यानी ये जो बल हैं, विघटित बल, इनका मान क्या है। यहाँ देखिए बी में 173.2 न्यूटन दिया है, यही आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये 11वां प्रश्न है। इसमें कह रहे हैं यदि दो एकांक सदिश हो, यानी यूनिट वेक्टर हैं दो, और उनका योग जो है वो भी यूनिट वेक्टर है, यानी दोनों बल और उनका परिणामी तीनों एक यूनिट है, यानी उनका जो मान है वो 1 है। तो परिमाण या मैग्नीट्यूड जिसे कहते हैं वो 1 है, तो उनके अंतर का परिमाण होगा। तो अगर दोनों का योग एक है तो अंतर क्या होगा। अब इसमें खाली यूनिट वैल्यू दे रखी है, एंगल नहीं दिया है, तो परिणामी पूछा है। इसमें फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने फिगर जो है फेयर पिक्चर बनाई है, एकदम सजा के फर्स्ट क्लास, कि आपको भी लगे कि हाँ सर ने ठीक बनाई है। वाकई नाप तोल के बनाई है मैंने, सिर्फ इसीलिए कि इसमें सारा फिगर का खेल है। ये देखिए, तो फिगर मैंने इस तरह से बनाई है, देखिए ये मैंने एक वैल्यू ली, ये ली, ये दोनों एक ही साइज के लिए पी और क्यू, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ट्राइंगल में ये आर आ गया, ये आर है, ये मैंने रेड से दिखाया है। तो पहला जो कॉम्बिनेशन है इसमें ये इस तरह से है, पी और क्यू, और इनका रिजल्टेंट भी इनके बराबर है। तो ऐसे में समझ लीजिए वैसे ये 60-60 डिग्री पे होंगे और इनके बीच ये इस तरह से होगा, और ये रोम्बस बनता है। तो रोम्बस ही मैंने नीचे बना दिया, इसी का प्रोजेक्शन ये इधर को कर दिया, यानी इसके बराबर इसका ये मैंने ले लिया, और इसका उल्टा डायरेक्शन में ये ले लिया। ये ऊपर ब्लू मैंने दिखाया था पी, और नीचे ये -P। अब इसका देखिए हेड मैंने इधर लिया है, इसका हेड इधर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस जो लेना था उसकी वजह से मैंने उल्टा डायरेक्शन लिया, इसको ऐसे ही ले लिया क्यू को, और इसके पैरेलल मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। तो इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड है, दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो अब Q ये हो गया, -P ये हो गया, तो अब रिजल्टेंट आपका ये हो जाएगा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि अब रिजल्टेंट पहले से बड़ा आएगा। पहले ये भी एक था, अब एक नहीं है, अब एक से बड़ा है। वो कितना है वो हम कैलकुलेट करेंगे। तो पिक्चर मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, एकदम मैंने फर्स्ट क्लास बड़ी मेहनत करके पिक्चर बनाई है। खैर आप मत बना, ये नहीं कह रहा हूँ कि आप भी बनाइए, खाली आपको दिखाने के लिए कि अगर यूनिट तीनों होंगे तो देखने में कैसे लगेंगे, ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाए, इसलिए पिक्चर थोड़ा मेहनत से बनाई मैंने। चलिए, तो अब देखिए यहाँ पे ये ऊपर की जो पिक्चर है, ये इतनी वाली ऊपर का हिस्सा आप लेंगे जो फर्स्ट केस है, जहाँ पे रिजल्टेंट इसके बराबर है। तो यहाँ पे आर पी क्यू तीनों 1 1 है। तो इन सब की जगह देखिए, आर की जगह भी 1 रख दिया, पी की जगह भी 1 रख दिया, क्यू की जगह भी 1 रख दिया, खाली थीटा नहीं मालूम था हमें, ये इनके बीच का जो एंगल है ये नहीं मालूम था। तो हमने इन सब की वैल्यू रखी, ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1, ये 2 1 2 हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा, एक से एक एक कैंसिल हो जाएगा, इस एक को इधर लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा,
तो कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस हाफ। अब कई बार आ चुका है कई क्वेश्चन में, तो अब तो आपको याद हो गया होगा कॉस थीटा माइनस हाफ कब होता है, 120 डिग्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये निगेटिव ले लिया जाए यानी घटा दिया जाए, ऊपर लैंग्वेज देख लीजिए दोबारा। देखिए इन्होंने कहा है तो उनके अंतर का परिमाण होगा। अंतर तभी होगा जब दोनों में से एक को हम नेगेटिव ले लें। तो मैंने P को नेगेटिव ले लिया, Q को ऐसे ही ले लिया पॉजिटिव, तो अब इनका अंतर आ जाएगा। तो अब इसमें क्या करेंगे, P की जगह सब जगह माइनस रख देंगे। तो दोबारा हम, अब मैंने वो थीटा था यहाँ पे थीटा ना रख के अल्फा रख दिया, तो कंफ्यूज मत होना आप, आपको अलग दिखे इसलिए मैंने अल्फा लिया है, बाकी कोई बात नहीं है। लेकिन अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो देखिए ये भी ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं। ये दोनों पैरेलल लाइंस हो गई, ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ये इनको काट रही है, और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। तो ये दोनों इक्वल होंगे, ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ठीक है, गलत तो नहीं हूं मैं, इसलिए मैंने सीधा उठा के अल्फा की जगह भी 120 रख दिया। अलग इसलिए लिया था कि आप ये ना कहें कि सर ने घपला कर दिया, थीटा ही उड़ा के इसमें भी ले लिया। जरूरी थोड़ी कि थीटा या वही हो, लेकिन इत्तेफाक से यहाँ पे फिगर ये इस तरह से थी, यहाँ पे फिगर इस तरह से है। तो ये ट्राइंगल अब बन रहा है ये वाला। तो इसमें देखिए आर निकालना था। अब हमें आर नहीं मालूम है, थीटा हमें कैलकुलेट करना था, मगर इन्होंने साफ नहीं कहा है, आपको थोड़ा तिकड़म लड़ानी थी, वो मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्री से हमने निकाल लिया। अब P की जगह -1 कर देंगे, Q की जगह 1 कर देंगे, ये सब हमने इसी तरह कर दिया। तो ये -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, 1 का स्क्वायर भी 1 ही हो जाएगा, 2 ऐसे ही आ गया। कॉस 120 माइनस हाफ होता है, एक माइनस यहाँ ऑलरेडी था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये भी एक आ जाएगा, क्योंकि दो से दो तो कैंसिल ही हो जाएगा, ये सब एक एक है। तो -1 1 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और 1 ही आ जाएगा, तो 1 2 3 हो गए एक। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो आर अंडर रूट 3। ठीक है, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, खाली फिगर समझना थी, क्योंकि फिगर से ये मैं एंगल निकालना था, इसलिए मैंने मेहनत की थी। ठीक है, थोड़ी तारीफ कर देना मेरी मेहनत की, मेरा भी दिल बढ़ जाएगा। चलिए, तो हमें निकालना क्या था, परिमाण पूछा था, आर की वैल्यू। तो आर तो हमने √3 निकाली ली, यानी सी ही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 12वां क्वेश्चन है, सदिश राशि है, फिर हलवा आ गया। अब ये तो आप जानते ही हैं कि सदिश राशियां कौन सी होती हैं, दिश कौन सी होती है। दूरी तो लेंथ है, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता। चाल स्पीड को कहते हैं, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होता। द्रव्यमान में भी कोई डायरेक्शन नहीं होता, खाली वेग यानी वेलोसिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है। सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी पूछी थी, तो आंसर सी होगा। ओरल था, सोचने की जरूरत नहीं थी, थ्योरी अगर पता है, डेफिनेशन पता है, हट से आप टिक मार देंगे। ठीक है, तो ये 13वां क्वेश्चन। यहाँ पे कह रहे हैं दो वेक्टरों का परिणाम शून्य है, उनके बीच का कोण होगा। तो मैंने बताया था सबसे कम वैल्यू कब आती है, जब दोनों के बीच में 180 डिग्री का एंगल हो, यानी एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हो। एक अगर पूरब को खींच रहा है तो दूसरा पश्चिम को खींच रहा है। तो अगर जब मान लीजिए दोनों की ताकत बराबर हो तो क्या होता है, रस्साकशी होती रहती है, ना इधर वाला खींच पाता है ना इधर वाला। तो शून्य का मतलब यही है कि दोनों बराबर के हैं, जोड़ बराबर है। एंगल पूछा है, एंगल तो 180 डिग्री है, कॉमन सेंस की बात है, फिर भी मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। देखिए बड़ी मेहनत करता हूँ मैं, इस उम्र में भी 67 साल का हो गया, मुफ्त में आपको इतना ज्ञान बांट रहा हूँ, तो कम से कम लाइक तो दे दिया करो। आप लोग तो लाइक भी नहीं देते हो। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा, वही पुराना फार्मूला है, घिसा पिटा, आप तो बहुत बार यूज कर चुका, याद हो गया होगा आपको भी।
तो यहाँ पे r शून्य दिया हुआ है और वेक्टर जो है दोनों समान है, यानी दोनों की जगह हम q की जगह भी p रख देंगे या p की जगह q रख देंगे, मतलब दोनों को एक ही रख दिए। तो इसीलिए मैंने दोनों की जगह p p p p सब जगह रख दिया। तो ये इस तरह गाड़ी का हाथ पी पी बजा रहा हूँ। तो पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर 2p² हो गया, यहाँ 2p² हो गया कॉस थीटा और इक्वल टू 0। तो -2p² इज इक्वल टू 2p² कॉस थीटा। तो 2p² इधर ले गए लेफ्ट में, तो इसको डिवाइड करेंगे तो -1 आ जाएगा, यानी कॉस थीटा -1। कॉस 80 इज इक्वल टू कॉस थीटा हो गया। -1 तो हमें पता ही है कि कब होता है, 180 पे होता है, तो बहुत बार मैं यूज कर चुका। तो थीटा 180 डिग्री आ गया, यही निकालना। तो आसान था, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी, इसके अलावा और कोई आंसर हो ही नहीं सकता था। अगर डायरेक्ट भी लगा देते कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, क्योंकि मिनिमम वैल्यू इसी पे आती है। अपोजिट है ये, तो अपोजिट में ही सबसे कम वैल्यू होगी। एक पूरब को जोर लगाएगा, एक पश्चिम को, या एक उत्तर दूसरा दक्षिण, तभी सबसे कम होगा। अगर ताकत का फर्क होगा तो एक खींच के ले जाएगा, जब बराबर होगा तो दोनों लटके रहेंगे, जोर लगाते रहेंगे, रिजल्ट कुछ नहीं निकलेगा। वही केस है यहाँ पे, ठीक है। तो 2008 में आ चुका है इतना आसान सवाल। ये देखिए एक और आसान सवाल आ गया। दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है, काय काय पे निर्भर करता है। अब ये दे रहे हैं ऑप्शन, दोनों सदिशों के परिमाण पर, सही बात है। दोनों सदिशों के बीच के कोण पर, सही बात है। भाई एंगल बीच का जो है वो भी मैटर करता है, भाई एक ही डायरेक्शन में 0 एंगल है तो सबसे ज्यादा होगा। अभी जैसे पिछले क्वेश्चन में आया 180 डिग्री होगा तो सबसे कम होगा। परिमाण तो मैटर करते ही हैं, अगर छोटा मोटा वैल्यू है तो आंसर भी छोटा ही आएगा, बड़ा होगा तो बड़ा ही आएगा, इसलिए दोनों सही है। तीसरा है ए और बी दोनों, बात बिल्कुल सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये बकवास है। तो हमारा सी जो है यही सही उत्तर होगा। तो सोचने की जरूरत नहीं है, फ्री के नंबर इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। 15वां, एक और बेसिक थ्योरी पे आ गया। मजे आ गए इसमें, तो इतने ढेर क्वेश्चन ऐसे हैं जो बेसिक थ्योरी में, ये तो फटाफट आप लगाते ही चले जाएंगे एक एक सेकंड के। बस आपको थ्योरी पता होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है। ये तो सबको ही पता है कि तीर से दिखाते हैं। जैसे ए है, ए के ऊपर अगर हमने ये तीर लगा दिया तो इसका मतलब होता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर आप किसी डायग्राम में दिखा रहे हैं तो तीर की एक खास लंबाई हम दिखा देते हैं। कभी ये लंबाई छोटी होती है, कभी बड़ी होती है, कभी बीच की होती है। तो इसका भी रीजन है, ये लंबा छोटा क्यों बना रहे हैं। लंबू छोटू या ऐसे ही नहीं है। इस लंबे का मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, इसका सबसे कम है, इसका बीच का है। तो यही चीज इन्होंने यहाँ पूछी है। तो तीर की लंबाई व्यक्त करती है क्या, सदिश के परिमाण। सोचने की जरूरत नहीं है, यही आंसर है, आंखें बंद करके लगा देना, नंबर पूरे मिलेंगे। सदिश की दिशा को, ये भी सही है यार, ये तो गलत हो गया फिर। ये भी सही है, दिशा को भी दिखाएगा। अगर नहीं दिखाएगा, यहाँ पे तो तीर की लंबाई की बात कर रहे हैं, ये नहीं होगा। सी में कह रहे हैं ए और बी दोनों ना, लंबाई से मतलब खाली परिमाण से है, पहले ही वाला सही होगा, ये नहीं होगा। इसको वापस चेंज, अब ठीक हो गया, यही सही था। बेवकूफ बना रहा था मैं कि ये भी घुमा दिया। तो इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत है। तो ये तो बेसिक थ्योरी पे है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया था, लंबे का मतलब ये परिमाण ज्यादा, छोटे का कम, बीच वाले का औसत, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ही लेंथ पे डिपेंड करता है। ये 16वां प्रश्न है। तो इसमें कह रहे हैं दो बल P1 तथा P2 का परिणामी P2 है, यानी R जो है ये भी इन्होंने P2 दे दिया। तो जो दो बल हैं वो P1 P2 हैं, तथा इसका परिमाण P2 के समान है, और इसका परिमाण
P2 के समान है, किसका? परिणामी। तो P1 का परिमाण क्या होगा? क्या होगा नहीं लिखते ये लोग, ऐसे ही लिख जाते हैं P1 का परिमाण है, यानी नीचे जो है इनमें से कोई है। तो ये जरा गलत बात है, मगर ठीक है, जैसे आता है उन लोगों को, जैसा आता है कमाता है ना, तो वैसे ही लिख देते हैं। मगर आप तो ज्ञानी हैं, आप अपने हिसाब से जवाब दें। ठीक है, तो देखिए इसमें इन्होंने थोड़ा बेवकूफ बनाया है। इसमें कोई फार्मूला आपका वाला नहीं लगने वाला है, खाली डायग्राम आप बना लो, काम हो जाएगा। तो देखिए इसमें कह रहे हैं P2 जो है रिजल्टेंट उसके बराबर है, P2 ही है, और 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, यानी परिणामी इसके लंबवत है P2 के। तो P1 कहाँ होगा? ला के सीधा इन दोनों के एंड पॉइंट्स को जोड़ दीजिए, इसका इनिशियल पॉइंट, इसका एंड पॉइंट, ये P1 हो गया। तो ये ट्राइंगल बनेगा इसमें। और कौन सा ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। P1 पूछा है, कंफ्यूज मत होना कि रिजल्टेंट तो छोटा है और बल बड़ा है, ऐसा भी हो जाता है। तो P1 यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बन गया। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो P की जगह भी P2 है, B की जगह भी P2 है, तो मिलके 2p² हो गया, और 2 अंदर रह जाएगा, P2 बाहर निकाल लीजिए, तो P2 अंडर रूट 2 हो जाएगा, या अंडर रूट 2p2 लिख दीजिए, दोनों बातें सही हैं। कंफ्यूज मत होना कि आपने तो ये लिखा था और यहाँ आंसर ये है, एक ही बात है ये। तो ये C इसका आंसर है। तो यहाँ पे देखिए एक्चुअल फार्मूले का कोई खेल नहीं था, खेल खाली फिगर का था। फिगर सही बना ली तो काम हो गया। ऐसा भी हो जाता है, कभी कभी दिमाग लगाना पड़ता है, कॉमन सेंस घर से लेके चलना जब जाओगे। ये 17वां क्वेश्चन है। इसमें कह रहे हैं निम्न में से कौन सदिश राशि है। फिर बेसिक क्वेश्चन आ गया। अब इसमें देखिए धारा, विद्युत धारा, अरे भाई तार में बहती है, हमें क्या पता किधर को बहती है, जिधर को तार घुमा दोगे उधर ही को होगी। तो ये तो सदिश राशि हो नहीं सकती। अब दूरी आपको पता है कि नहीं होगी, आयतन नहीं होगा, बचा क्या? वैद्युत क्षेत्र बचा, यही होना चाहिए। तो अगर नहीं भी पता इस पर टिक कर देना, लेकिन वैद्युत क्षेत्र का खास डायरेक्शन होता है। आपके तार में जिधर करंट जा रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका फील्ड होता है। इसका डायरेक्शन फिक्स है, तो डायरेक्शन के साथ होता है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र ऐसे ही काम करता है जैसे मैग्नेट काम करता है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन होगा, तो एक खास डायरेक्शन में काम करेगा। तो यही इसका सही उत्तर होगा, यानी वैद्युत क्षेत्र। ये भी प्री के नंबर थे, अगर थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर ली। बाकी देखिए दिए ऐसे हैं तो आपको पता ही होना चाहिए गलत, तो मैंने इसलिए पहले गलत ढूंढ लिए, मैंने भी चालाकी। 18 क्वेश्चन, निम्न में से कौन अदिश राशि है। ये भी प्री वाला नंबर आ गया है, इसमें भी एक नंबर बिल्कुल प्री का मिलेगा। थ्योरी पता होना चाहिए। तो बल कह रहे हैं, वेग, विस्थापन, ये तीनों तो वेक्टर क्वांटिटी। आयतन, आयतन का तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है, वॉल्यूम, तो जाहिर है कि यही होगा। तो ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, यानी स्केलर। 19 क्वेश्चन, दो सदिशों का परिणामी न्यूनतम होगा, यानी सबसे कम, जब उनके बीच कोण हो। ये तो कई बार मैं बता चुका कि जब दोनों 180 डिग्री पे होंगे तो वो न्यूनतम होता है, और 180 डिग्री को पाई भी कहते हैं। पाई का मान 180 होता है। अगर नहीं पता है तो आज लिख के रख लेना, यही आंसर है इसका। ये हलवा वाले क्वेश्चन है, ये तो फ्री के हैं बिल्कुल। अगर आपको थ्योरी आती है फटाफट लगाते चले जाना। 20वां क्वेश्चन, दो सदिशों का परिणामी अधिकतम होगा। पिछले वाले का ये जस्ट उल्टा हो गया।
जब उनके बीच कोण हो, जब उनके बीच 0 डिग्री का एंगल हो, यानी दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो जुड़ जाते हैं सीधा, उनका मान उनका टोटल हो जाता। अगर एक ए है और एक बी है तो इसका रिजल्टेंट ए प्लस बी हो जाता है सीधा। मैक्सिमम इसी कंडीशन में होता है जब इनके बीच का एंगल 0 एक ही डायरेक्शन में लग रहा है। भाई कोई चीज है, एक बक्सा है, उसको आप खींच रहे हैं, आप खींचिए और आपका एक साथी, दोनों एक ही डायरेक्शन में खींचे, दो रस्से एक ही तरफ बांध के घसीट के ले जाइए, कितना आसानी से खिंच जाएगा। और अगर एक दूसरी तरफ खींचे, दूसरा दूसरी तरफ, फिर क्या होगा, जोर लगाते रहोगे, बराबर ताकत है तो खड़े रह जाओगे, होगा कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे इसका पहला यानी ए 0 डिग्री ही आंसर है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये तो। 21वां क्वेश्चन, इसमें कह रहे हैं यदि किसी पत्थर को ऊपर की ओर किसी ऊंचाई तक फेंका जाए तथा पत्थर कुछ समय पश्चात उसी स्थान पर लौटकर आ जाए तो पत्थर का विस्थापन होगा। देखिए यहाँ पे तो कह रहे हैं कुछ समय पश्चात, मगर बड़ी जल्दी आ जाता है वापस, तो इनकी बात पे यकीन मत करना वरना सर टूट जाएगा। अगर वाकई बिल्कुल ऊपर को फेंका, उसी डायरेक्शन में आएगा तो सीधा आ जाएगा अगर आपने वर्टिकल फेंका है। लेकिन अगर वापस वो जमीन पे आ गया तो विस्थापन क्या हो गया, मैंने बताया था विस्थापन अगर कई डायरेक्शन में भी चल के जा रहा है और लौट के अगर यहीं आ जाता है तो ये विस्थापन 0 हो जाएगा। यानी जहां से चला था वहीं वापस पहुंच जाए तो शून्य होता है। ठीक है, ऐसे केस में विस्थापन शून्य है, यानी जहां से चला था यहाँ क्या है, ऊपर को गया फिर नीचे आया, तो अब देखिए ये 0 पॉइंट हो गया। ठीक है, तो इसलिए शून्य होगा विस्थापन। इजी था, खाली थ्योरी पता होना चाहिए थी। ये 22वां क्वेश्चन है, इसमें कह रहे हैं शून्य सदिश की दिशा होती है, घपले वाली होती है, कुछ पता नहीं किधर से चला था किधर आ गया, कोई चीज चली और वापस वहीं पे आ गई। देखिए कोई डायरेक्शन है, इसका गोल हो गया। ठीक है, तो अनिश्चित होती है, इसका कुछ पता नहीं कहाँ से गया था कहाँ से आया, वापस बुद्धू लौट के घर को आ गया, तो कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो इसका बी अनिश्चित। तो ये शुरू में थ्योरी में मैंने बताया था, अगर आपको याद होगी। तो आज तो देखिए जल्दी 22 क्वेश्चन खिंच गए, मजाक ही मजाक। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। तो फिजिक्स अगर आप समझ के कर लें, बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। वैसे लोग बड़ा मुश्किल कहते हैं, मैथ के बाद कहते हैं सबसे डिफिकल्ट फिजिक्स है, लेकिन अगर आपने समझ के पढ़ लिया बहुत मज़ा आएगा। इसीलिए आज मैंने थोड़ा हंसी मजाक के साथ आपको ये कराया है ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। क्योंकि अगर इसको खामोशी से और फार्मूलों के हिसाब से खाली बात करते थ्योरी से तो ज़रा रूखा सूखा लगता है। तो इसलिए आज थोड़ा मैंने नमक मिर्च मिला के आपको पढ़ा दिया। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, ज़रा लाइक वाइक कर देना।